Now you have to understand one more thing कि Shark Tank is a production house and they sell the rights to Sony TV. Instagram का पेज उड़ा सस्पेंड करवा रहे हैं, Facebook सस्पेंड कर रहे हैं, एड अकाउंट बंद कर रहे हैं, आपका पर्सनल ब्रांड ओनर्स के पर्सनल कोलैब टैब्स बंद कर रहे हैं। जब शार्क टैंक का शूट आने वाला था 10-15 दिन, हर रोज़ 3 से 4 फ़ोन, ये करो, वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट दो, फटाफट ये भेजो। जिस दिन शार्क टैंक का शूट ख़त्म हो गया, उसके बाद हमको जो भी क्वेरी होती, काम होता है, नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्स। बिकॉज आई डोंट आर्ग्यू, बिकॉज आई रिस्पेक्टेड देन। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही कि गलती अगर हो भी गई, ठीक है, हो जाती है, इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहे हो आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिली हुई है, राइट? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मिनट्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं फिट एंड फ्लेक्स के फाउंडर मिस्टर पार्थिक, जिनको हम भाई बोलते हैं अपने। तो आज इनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने कंपनी बिल्ड करी और कैसे वो इतना स्केल कर पाए कंपनी को। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपका बैकग्राउंड क्या था? मैं एक IT इंजीनियर हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, और पोस्ट माई ग्रेजुएशन आई जॉइंड इमीडिएटली माई फैमिली बिजनेस विच इज़ इनटू कॉटन एंड केमिकल्स। कॉटन में जैसे माई फादर वॉज वर्किंग और ही यूज्ड टू ओन जिनिंग फैक्ट्रीज। ओके, उसको तभी ये 2005-06 की बात है, तभी इंडिया से एक्सपोर्ट बूम हो रहा था कॉटन, और तभी वी स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट कॉटन फर्स्ट टाइम, और बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है कॉटन की। और उसके बाद मैंने थोड़ा 2-3 साल के बाद सस्टेनेबल फाइबर्स का डिमांड काफ़ी बढ़ा, तो मेरा फोकस या मेरी कंपनी का फोकस वाज मोर इनटू सस्टेनेबल कॉटन। आई थिंक, बट आप जैसे जब यंग ब्लड आता है कंपनी में तो उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं। तो आई थिंक जैसे आप बता रहे हो कि ये सस्टेनेबल या सिंथेटिक फाइबर आपने फोकस करा, तो ये आपका ही आइडिया रहा होगा मुझे लगता है। जी हाँ, सो सिंथेटिक फाइबर्स ये करते हैं हम लोग, इट्स प्योरली अ कॉटन। हाँ, उसमें भी सस्टेनेबल फाइबर्स होते हैं। सो थोड़ा मैं सस्टेनेबल फाइबर्स के बारे में बता दूँ। सो देयर आर मल्टीपल सस्टेनेबल फाइबर्स, आइदर ऑर्गेनिक होता है या बेटर कॉटन होता है यहाँ पे। तो वी स्टार्टेड वर्किंग विथ 46,000 फार्मर्स इन गुजरात, जहाँ पे हम फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि बेटर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नो चाइल्ड लेबर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्कर्स, नो हार्मफुल इफेक्ट टू नेचुरल हैबिटेट्स। ओके, और फिर सेकंड कंपनी जो आपकी थी वो कैसे पिक्चर में आई? एज एन एंटरप्रेन्योर वी वांट टू ग्रो, राइट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड माई सेल्फ ऑल्सो। सो तभी भी वर एक्सप्लोरिंग कि कौन सी इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ सकते हैं या दूसरा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। सो वी थॉट दैट फूड वॉज वन ऑफ दैम एंड इट वॉज अ सनराइज इंडस्ट्री। तो देन वी डिसाइडेड लेट्स एंटर FMCG, जहाँ पे हमने एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी डाली और ब्रांड भी बनाई। तो दैट्स हाउ द नीवा न्यूट्री फूड स्टार्टेड एज अ फैक्ट्री नेम एंड ब्रांड एज अ फिट एंड फ्लेक्स। तो आपको मतलब आपने पहले एज अ फैक्ट्री खोला और फिर ब्रांड आपने फिट एंड फ्लेक्स का आइडिया आपको बाद में आया, राइट? सी, जब हम प्लान कर रहे थे कि FMCG में आते हैं, फूड इंडस्ट्री में आते हैं, तो देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स वी एक्सप्लोर। ओके, तब आई थिंक रेडी टू ईट था, एक फ्रोज़न वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स था, एक था, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स थे, पास्तास था, कन्फेक्शनरी मेरे सामने रखा हुआ था, और सीरियल्स रखे थे जो ग्रेनोला था। तो हमने 2-3 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए और उसमें से ग्रेनोला प्रोडक्ट मेरे सामने रखा था। इट वाज लाइक अ फर्स्ट लव। ओके, और ये प्रोडक्ट थी जापानीज़ की, एंड यू नो हाउ जापानीज मेक द प्रोडक्ट्स, राइट? तो आपको रिसर्च फेज से और एक्चुअली में प्रोडक्ट लॉन्च करने में कितना टाइम लग गया? सो सी, 2016-17 से हमको ये आइडिया आया था कि करना है, और जब भी ये प्रोडक्ट हमने सोचा कि नहीं, हम सीरियल से स्टार्ट करते हैं, जो ग्रेनोला था, हमने कन्फेक्शनरी भी आइडेंटिफाई किया था जो सेंटरफील्ड जेलीज था। तभी ये मार्केट काफ़ी ग्रो हो रहा था, और फिर मैंने सोचा कि इसको कंसल्टेंट्स थे हमारे ऑफकोर्स, तो ये लाइन कहाँ में मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन। तो देन वी आइडेंटिफाई इट्स यूरोपियन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे UK में होता है। तो मैं खुद UK में गया, मैं हफ्ता रुका वहाँ पे, और कोई एक कंपनी थी जो 150 साल पुरानी है, वेरी रेप्यूटेड कंपनी जो मशीन्स बनाती है। तो पहले दिन पे मैंने कुछ बेक्स स्नैकिंग का एक ट्रायल लिया, सेकेंड डे इट वॉज अ ग्रेनोला लाइन का हमने ट्रायल लिया, थर्ड डे इट वॉज अ कन्फेक्शनरी। तो हमने तीन उसके ऊपर उसके R&D पे हमने गुजारे, देखा कैसे बनता है प्रोडक्ट, और कुछ उनके प्रोटोटाइप्स लेके आए थे। फिर हमने थोड़ा सर्वे किया यहाँ पे, एंड देन वी डिसाइडेड कि हम ये 2 में चलेंगे, कन्फेक्शनरी में चलेंगे और ग्रेनोला में चलेंगे। और फिर हमने जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया, हमने जब इन्वेस्टमेंट आया, तो इट वाज लाइक 70-80 करोड़। तो फिर सोचा कि नो लेट्स टेक अ बैक स्टेप, बिकॉज
फर्स्ट टाइम एंट्रेंस इनटू अ फूड इंडस्ट्री एफएमसीजी में, एंड विथ सच अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट वी थॉट लेट्स नॉट टेक दिस सच अ ह्यूज रिस्क। तो हमने बोला फिर कौन से दो प्रोडक्ट में से कौन सा, तो कन्फेक्शनरी ऐसा था जो ऑलरेडी 10-12,000 करोड़ का मार्केट था, हाँ, जिसकी अवेयरनेस काफ़ी थी, उसमें हमको जगह बनानी थी। दैट वाज ओनली थिंग, एंट्री आपको मिल सकती है। ग्रेनोला ऐसा मार्केट था जहाँ पे इट वाज अ डेवलपमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पे और ग्रोथ भी इतना ज़्यादा हो रहा था, बट वहाँ पे अवेयरनेस वाज लैकिंग। ओके, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ग्रेनोला क्या होता है। ओके, और वो निश मार्केट था, निश इन द सेंस कि अवेयरनेस काफ़ी कम थी वहाँ पे और काफ़ी वर्जिन था। तो हमको लगा कि वहाँ पे देयर इज़ अ गैप। सेकेंडली हाँ, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, काफ़ी मार्केटिंग करना होगा वहाँ पे, बट इफ़ वो प्रोडक्ट करते हो सही से तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट गोइंग अहेड इन फ्यूचर इंडिया में हेल्दी ईटिंग कैटेगरी ये बढ़ना है आपको, क्लीन ईटिंग है या बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स बढ़ने हैं आपके यहाँ पे। एंड यहाँ मार्केट में बहुत हेल्दी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे तभी। आज देखो आफ्टर कोविड अवेयरनेस भी बढ़ रही है क्लीन खाने की, हेल्दी खाने की, और काफ़ी सारे ब्रांड्स भी आने लगे मार्केट में। सो दिस वाज द होल आइडिया। सो वी स्टार्टेड इन 2017-18, तो तभी हमने आइडिया लगाया कि इसको हम करते आगे बढ़े। फिर 2018 में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हमारी प्लांट का, और करीबन 2019 एंड में आवर फैक्ट्री वाज ऑलरेडी रेडी फॉर फर्स्ट कमर्शियल ट्रायल्स, और हमने हमारा फर्स्ट कमर्शियल ट्रायल्स ये नवंबर-दिसंबर में लिया था। तो जी कम से कम ये जो 4 साल आपको लग गए आइडिया से इसको पूरा एग्जीक्यूट करने में। 2016 में आपने बताई 2 से 3 साल, पहला साल तो चलो निकालते हो आप, सोचते में ही निकालते हो करना है नहीं करना है ये वगैरह, बट आई थिंक राइट फ्रॉम व्हेन यू फाइनलाइज योर आइडिया कि करना है इस पहल। और दूसरा क्या है कि एक बार मशीनरी फाइनल करते हो वो सप्लाई करने में 1 साल निकल जाता है। ओके, और साइड बाय साइड आपका R&D भी चलता है, राइट। प्रोडक्ट आपको कौन से लॉन्च करने हैं, कैसे लॉन्च करने हैं, कितने वेरिएंट्स लॉन्च करने हैं, तो उसका जो R&D है वो साइड बाय साइड चलते रहता है। बिकॉज वंस योर लाइन इज सेटअप तो आपके पास प्रोडक्ट भी तैयार होनी चाहिए। ओके, तो हमने वो टाइम भी इसके लिए यूटिलाइज किया था कि R&D भी करते जाए साथ साथ में, कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं इस लाइन में, और इसको हम आगे ले जाए सर। तो जो आपने मशीन ली थी वो एग्जैक्टली करती क्या थी? सो देखो, जो लाइन हमने सेटअप की है या हमने इन्वेस्ट किया है, इट्स अ फर्स्ट लाइन इन इंडिया फ्रॉम बेकर वर्किंग। वाई फर्स्ट लाइन इज़ दैट बिकॉज फर्स्ट तो वो काफ़ी महंगी है, ओके, और सेकंड इज़ द टेक्नोलॉजी उनकी जो है वो काफ़ी प्रोप्राइटरी और पेटेंटेड है। सो ओनली 4 ब्रांड्स के पास है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा 11 लाइन है अ ब्रांड कॉल्ड कैल्बी इन जापान। ओके, वो जो 2011-12 से इस प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, एंड दे आर द मार्केट लीडर्स, नॉट द कैलॉग्स और जनरल मिल्स। ओके, काफ़ी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा कैल्बी का, बट आई टेल यू कैल्बी इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेनोला मैन्युफैक्चरर। ओके, फिर इंडिया में साउथ कोरिया और वियतनाम, ये तीन लाइन साथ में आई हुई है, 5-6 महीने के गैप में आई हुई थी। सो इंडिया में ये हमारे फर्स्ट लाइन है। इसकी खासियत ये है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोप्राइटरी बेकिंग टेक्नोलॉजी। सो मोस्ट ऑफ द लाइन्स जो यहाँ पे अवेलेबल है, 2-3 कंपनियों के पास लाइन है जो सीरियल्स बनाती है, तो उसमें वो बेकिंग है वो ऊपर और नीचे से होता है। ओके, नाउ इस लाइन में इट्स अ स्लो बेकिंग। ओके, स्लो बेकिंग इज ऑलवेज गुड फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट रिटेन्स योर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये बेकिंग है वो ऑल 360 डिग्रीज होती है, ऊपर नीचे साइड और इससे, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का मॉइस्चर सबसे कम लाया जाता है और क्रंच मेंटेन किया जाता है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट द क्रंच विल रिमेन अंटिल यू फिनिश योर बोल। दैट्स द ब्यूटी। आप दूसरे कोई भी कंप्यूटर ब्रांड उठा लो, आप उसको दूध के बाद दूध में डालो और 2 या 3 मिनट में वो सॉगी हो जाता है। फिट एंड फ्लेक्स के प्रोडक्ट्स जो भी है, आप डालोगे दूध के अंदर ग्रेनोला, वो सॉगी नहीं होता है अंटिल यू फिनिश योर बोल। So that's the beauty of our line. Or this is a fully automated line right from the kitchen to the packing. So there is no human touch. Okay. अच्छा, जो इंडिया में मशीन्स आती हैं आप बता रहे जो ऊपर और नीचे करती हैं, उसके प्राइस में और इसमें कितना डिफरेंस अगर? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट मोर देन 50-60%। क्योंकि फिर वही बैरियर फॉर एंट्री हो जाता है नए प्लेयर्स के लिए अगर देखा जाए तो, कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। सो बेसिकली मैंने इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी पे, एंड आई फील दैट टेक्नोलॉजी इज़ अ फ्यूचर, राइट। तो मैंने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट किया है टोटल। अच्छा, अगर कोई
मतलब जो भी हमारी ऑडियंस वो एंटरप्रेन्योर टू बी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो कुछ इस इंडस्ट्री में शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? बिकॉज दे कांट अफोर्ड द मशीन, राइट? तो उनके लिए आप क्या सजेशन मतलब देंगे कि अगर वो शुरू करना चाहें? तो इसमें दो चीज़ होती है, दैट आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या सिर्फ ब्रांड बनानी है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट्स में जाना है, कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। सी चाइनीज़ भी अवेलेबल है, इंडियन भी अवेलेबल है, यूरोपियन भी अवेलेबल है। ओके, प्रोडक्ट सब बनाएगी। मारुति भी आपको एक डेस्टिनेशन पहुंचाती है, मर्सिडीज भी पहुंचाती है, बट यू हैव द डिफरेंस कि आपको चाइनीज़ में जो आती है, जो सस्ती आती है, उसमें आपका पावर कॉस्ट कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ता है, कॉस्ट ऊपर जाती है। 1-2 साल के बाद मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती है, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी भी नहीं आती है। ओके, वेयर एज द यूरोपियन टेक्नोलॉजीज जो भी है मशीनरीज, उसमें आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी आती है। सेकेंड थिंग, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। थर्ड थिंग इज़ कि उसका कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन या वाटर कंजम्पशन भी कम रहता है। एंड फोर्थ इज़ आफ्टर सेल्स सर्विस। तो ओके, वो मशीनरी डेफिनेटली महंगी है। ओके, सो ये चीज़। सेकेंड थिंग, ब्रांड बनानी। अगर आपको ब्रांड बनानी है, देन मेरा सजेशन वही होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में ना जाए पहले। ओके, आप काफ़ी सारी फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग लाइंस अवेलेबल है इंडिया में, जो काफ़ी वैकेंट होती है, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटीज़ होती है, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप जब ब्रांड बनाना चाहते हो, सपोज फॉर एग्जांपल ग्रेनोला बनाना चाहते हो या म्यूजली बनाना चाहते हो, आप आओ हमारे पास। फॉर एग्जांपल फिट एंड फ्लेक्स आप मैन्युफैक्चरिंग आप न्यू न्यूट्रीफिट की दे लो, तो वो भी है अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, तो हम करके दे देते हैं। ओके, और वो एक ईजीएस्ट पार्ट होता है जिसको एंट्री लेना है, और आप फिर वो ब्रांड डेवलप करते जाओ। आपको लगता है कि हम एक क्वांटिटी पे आ गए, समझो कि 100-200 टन पर मंथ, तब आप आगे सोच सकते हो कि नहीं, हमको मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहिए। सो वो मेरा एक सजेशन रहेगा। अच्छा, अब जैसे ग्रेनोला और भी ब्रांड्स में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अदर ब्रांड्स के मैं नाम लूँगा, बट है उसमें भी। तो उसमें हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे है? ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हमें समझ में आ गई, बट मेन इंग्रेडिएंट्स में कैसे डिफर करता है वो? यस, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप देखो तो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, म्यूजली और ग्रेनोला। चोकोज और कॉर्नफ्लेक्स ऐसा है कि सबकी प्रोडक्ट सेम है, 19-20 का डिफरेंस होने वाला है प्राइसिंग में भी। ना म्यूजली एंड ग्रेनोला ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि हर एक ब्रांड का डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आएंगे विद अ डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। नाउ आई टॉक अबाउट टॉप 2 लेगेसी ब्रांड वर्सेस फिट एंड फ्लेक्स। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ओट्स, सेकेंड इज मल्टीग्रेन क्रिस्पीज, थर्ड इज राइस पफ्स। ओके, दूसरे ब्रांड्स का है, वहाँ पे सिर्फ ओट्स है और मल्टीग्रेन क्रिस्पीज है। ओके, थर्ड थिंग इज द शुगर पार्ट। ओके, बिकॉज आपको एक और चीज़ बता दो कि ग्रेनोला इज ऑलवेज अ स्वीटर फॉर्मेट। ओके, तो वहाँ पे बाइंडर्स और उसका चंक्स फॉर्मेट होता है। ओके, आपका देखो क्लस्टर्स होते हैं, तो क्लस्टर्स का फॉर्म हाथ का आता है, तब आप इसको शुगर यूज़ करो तो बाइंड होता है। ओके, तो जो लीगेसी ब्रांड्स है उसमें 18-19 ग्राम पर 100 ग्राम इज द एडेड शुगर, whereas Fit and Flex products has just 4.2 gram per 100 gram, which is less than a tablespoon of added sugar in our products. So which is just 1.5 gram per serving. So वो एक बड़ा डिफ्रेंशिएटर है। ओके, एक्चुअल में मेरी भी पर्सनल जर्नी ये थी कि मैं पहले खाता था काफ़ी ब्रेकफास्ट सीरियल, क्योंकि अकेले रहते थे हॉस्टल्स वगैरह में, तो आई यूज टू कंज्यूम इट। बट फिर शुगर लेवल एक मेरे लिए इशू बन गया कि यार बहुत ज़्यादा शुगर मॉर्निंग में मैं ले रहा हूँ, तो फिर मतलब मैंने छोड़ दिया प्रोडक्ट। सही बात। तो मुझे ये समझ में आया कि जब आप बता रहे हो कि इतना कम शुगर है उसमें, कॉम्पिटिटर से तो काफ़ी कम। काफ़ी का 4.2 ग्राम्स है, मेरा 4.4 ग्राम्स पर 100 ग्राम, I'm sorry, पर 100 ग्राम। Whereas the competitor brands top 2 या 3 legacy brand ले लो 18 to 19 grams है। Now see, one more thing the consumer has to be aware is total sugar is different and added sugar is different. Total sugar क्या होता है? Total sugar means आपके जितने भी ingredients है उसके अंदर जो भी शुगर होती है, आइदर नेचुरल और एडेड, वो सब टोटल शुगर में काउंट होती है। ओट्स है, ओट्स के अंदर भी नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। राइस होता है, राइस के अंदर भी नेचुरल शुगर्स होती है। हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी नेचुरल शुगर होता है। सो उसका जो नेचुरल शुगर प्लस योर एडेड शुगर इज ए टोटल शुगर। बराबर, प्रॉब्लम कहाँ पे है? एडेड शुगर पार्ट में। तो नाउ FSSAI रेगुलेशन के आधारित आपको एडेड शुगर अलग से लिखना है। सो सबको एडेड शुगर पार्ट देखना चाहिए। टोटल शुगर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। आपको नेचुरल शुगर हार्म नहीं करता है, जो हार्म करता है वो एडेड शुगर है, बी इट इन एनी फॉर्म, राइट?
सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स वाई वी हैव द लोएस्ट आइडिया. सेकेंड थिंग, हम लोग फ्रीज ड्राइंग फ्रूट यूज़ करते हैं जो इंडिया में कोई यूज़ नहीं करता है. फ्रीज ड्राइंग फ्रूट इज़, आप जैसे ग्रीन पीस फ्रीजर में स्टोर करते हो, घर में करते हैं सब कुछ, उसको निकाल के आप पकाते हो, फ्रेश होता है. सेम टेक्नोलॉजी इसको बोलता है IQF, इंटेंस क्वांटिफाइड फ्रीजिंग. ओके, वो टेक्नोलॉजी से वो फ्रीजिंग किया जाता है फ्रूट्स को, नेचुरल फ्रूट्स से. वो फ्रूट्स हम यूज़ कर रहे हैं एंड नो वन यूजेस दिस इन इंडिया. बट द प्रॉब्लम इज कि अवेयर कंज्यूमर को कैसे हम अवेयर कर सके कि फिट एंड फ्लेक्स फ्रीज ड्राइंग फ्रूट यूज़ कर रहा है. बिकॉज आई टेल यू, एज पर FSSI आप कैंडिड फ्रूट्स भी डालो तो भी यू कैन राइट रियल फ्रूट्स. ओके, एज पर FSSI. ओके, बिकॉज आपका रेगुलेशन है 70% आपका 30% मिनिमम पल्प होना चाहिए. So that is okay. There's nothing wrong as per FSSI. Now even I use a real freeze drying fruit and I also had freeze drying real fruits. Now my freeze drying fruits I import it from Thailand with 50% import duty, जो मेरे को 5 से 6,000 रुपये पर किलो मेरे को लैंडेड होता है. और जो कैंडिड फ्रूट्स है वो 500, 600, 400, 800 रुपये किलो होता है. सो नाउ माई कॉस्ट इज 10x. मैं प्रोडक्ट महंगी कर रहा हूँ, राइट? बट and I go out of competition, but still I feel that no, I have made this product, I want to give a India product जो अच्छी है, बेहतर है, and I don't want to compromise on the quality. थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, प्राइस में, ये सब में, but eventually consumer will understand कि no, there is a difference in the products. आई थिंक वही है कि कोई भी ऐसे हम ब्रांड बनाते हैं तो टेक्स टाइम कंज्यूमर को भी अडॉप्ट करने में और उन तक पहुंचने में. वो बात भी जैसे मुझे भी नहीं पता था फिट एंड फ्लेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अभी दिल्ली NCR में शेल्फ पे मैंने नहीं देखा प्रोडक्ट, राइट? बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा. तो आई होप इस पॉडकास्ट से उन तक ये बात जाए कि कितना हेल्दी प्रोडक्ट आप बना रहे हो और कैसे. दिल्ली NCR में अवेलेबल है, हम रिलायंस में अवेलेबल है, आपके मॉडर्न बाजार्स में अवेलेबल है, आपके टॉप A कैटेगरी स्टोर्स में, सब जगह पे अवेलेबल है. सो आप नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो इसमें नेचर बास्केट्स में हम लोग अवेलेबल है. मुझे अब तो आई विल डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि इतना पर्सनली पता चल गया कि इतने अच्छे से आप बना रहे हो, तो वाई नॉट, राइट? तो अब बात कर लेते हैं आपकी जो शार्क टैंक की जर्नी थी. तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया था एट द एंड. तो वो क्या पूरी स्टोरी है, एक बार अगर हम ऑडियंस को बता सकें. आई विल नॉट से क्रिटिसाइज किया गया था. येस, कुछ कमेंट्स किए गए थे शार्क अनुपम ने और दीपेंद्र ने, और जो काफ़ी गलत थे. और ये पूरा शूट होता है हमारा 1-1.25 घंटे का शूट चलता है ना. शार्क टैंक या सोनी को जो दिखाना है वही दिखाएंगे, आपको रियलिटी नहीं दिखाएंगे. ओके, सो वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग था. हम एक इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं FOS, विच इज़ कॉल्ड फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, या शॉर्ट में उसको ओलिगोफ्रुक्टोज भी बोलते हैं. ना वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इट्स अ प्रीबायोटिक फाइबर. इट्स अ प्रीबायोटिक फाइबर, वो शुगर नहीं है. ओके, और ये टाटा केमिकल्स की प्रोडक्ट है, टाटा बनाता है ये प्रोडक्ट. ओके, नाउ वो बनता है, इट इज़ नेचुरली डिराइव फ्रॉम केन शुगर. ओके, हाउ? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे केन शुगर का ग्लूकोज कंपोनेंट निकाला जाता है कम्प्लीटली. जो बचता है वो फाइबर बचता है. ओके, और स्वीटनेस जो आता है वो नेचुरली रहता है. तो इसलिए वो थोड़ा मीठा रहता है विथ 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ओके, और वो फाइबर का काम करता है. तो इसलिए आप देखोगे हमारा ग्रेनोला, वी आर सेइंग दैट एडेड प्रीबायोटिक फाइबर से. तो वो एक कंट्रोवर्सी काफ़ी हुई थी. और दूसरी गलती उन्होंने ये किया कि हम 9.5 ग्राम्स हम यूज़ करते हैं FOS. ओके, और हमारे पैक के पीछे भी लिखा गया हुआ है, ओके, कि फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स 9.5% ब्रैकेट में प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर लिखा है इंग्रेडिएंट लिस्ट में. और अलग से भी हमको लिखना पड़ता है एज पर FSSAI गाइडलाइन. अगर उन्होंने 5 से 7 मिनट, आप देखोगे ना मेरा पिच, तो दीपेंद्र और अनुपम पीछे जाते हैं. ओके, दे हैव स्पेंड गुड 4 to 5 मिनट्स ऑन माई पैकेट. अगर उनको वो पढ़ाई दिया तो आगे का भी एक लाइन पढ़ाई दिया होगा ना, ऑफकोर्स. सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. कभी तो मेरे को लगा कि ये जानबूझकर किया जाता है, बट इट वॉज वेरी सैड. और उन्होंने वो कैलकुलेट किया कि 9.5% फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स प्लस मेरा 4.2 या 4.5 ग्राम एडिड शुगर, ऐसे करके 14-15% शुगर बोल दिया. दैट इज इनकरेक्ट. दैट इज़ इनकरेक्ट. आप कोई भी FSSAI वाले को पूछ लो, या फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ लो, या फूड टेक्नोलॉजिस्ट को पूछ लो, दे आर 100% इनकरेक्ट. शार्क्स वर 100% इनकरेक्ट.
तो ये एक कंट्रोवर्सी थी उनकी साइड से। सेकंड थिंग, जब दीपेंद्र बोलता है कि हेल्दी करके नहीं है, हेल्दियर करके बेचो ना, झूठ बोल के मत बोलो। नाउ अगेन आप देखो मेरे पैक पे फिट एंड फ्लेक्स और नीचे मेरा टैगलाइन है ईट हेल्दी लिव वेल, वो मेरा टैगलाइन है। उसका मतलब क्या हुआ? आज आप नॉर्मल आप कंज्यूमर हो या नॉर्मल बंदे हो एज ए लेमैन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईट हेल्दी लिव वेल? कि आप अच्छा खाओ और अच्छे से रहो। अच्छा खाओ, अच्छा जियो, दैट इज़ माई मैसेज, इट इज़ नॉट अ क्लेम। ओके, आप मेरे पैकेट पे देखोगे, क्लेम किसको बोलते हैं? हाई इन फाइबर हो, ओके, रियल फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स डाले हमने, वो लिखा हुआ मैंने, या हाई इन प्रोटीन होता है, ये सब क्लेम्स होते हैं। बट जब आप फिट एंड फ्लेक्स वाले लोगों के नीचे ईट हेल्दी लेवल, इट्स अ टैग लाइन, तो वो मेरा टैग लाइन था। ओके, और मैंने वहाँ पे क्लीन बोला भी हुआ है कि दीपेंद्र ये मेरा टैग लाइन है, ये मेरा क्लेम नहीं है। ओके, तो उनको उनसे प्रॉब्लम था कि हेल्दी नहीं, हेल्दियर करके बेचो। अनफॉर्चुनेटली शार्क टैंक की जो मेरा फाइनल क्लिप आया, उसमें से वो मेरा जो मैंने उनको काउंटर किया था कि ये मेरा टैग लाइन है, क्लेम नहीं है, वो निकाला गया है। सिर्फ जो दिखाया वो ये दिखाया। सो इट्स आइडिया, मैं बोला जो उनको दिखाना है वही दिखाना है। एज अल्टीमेटली इट्स अ एंटरप्रेन्योर ड्रामा शो, मैं तो वही बोलता हूँ, या इसको बोल दो कि एक टाइप का एंटरप्रेन्योर रोडीज है, बराबर है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनका। एज अ इंडियन ब्रांड इतना सारा मेहनत करते हैं हम लोग, और कोई आके अगर उनको पता होता है चलो एक्सेप्टेड, पर उनको चीज़ पता ही नहीं है, उनको ये चीज़ पता ही नहीं कि ये क्या होती है, एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग अननेसेसरीली। ओके, फाइनली लास्ट से उनका होता है, तो दैट इज़ वेरी सैड। चलो गलती भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको ये शब्द वापस लेने चाहिए थे। ओके, आपने देखे होंगे कि एक दो एपिसोड्स में नमिता ने कुछ बोल दिया था, फिर नमिता वाज केम ऑन सोशल मीडिया और उसने पोस्ट भी किया था कि आई टेक माई वर्ड्स बैक। दैट इज़ गुड। वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनी शार्क, और किसी से झगड़ा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट कि आप हुआ बोल दिया आपने, कोई बात नहीं, चलो, बट वापस लेना चाहिए। और मैंने भी आज, बिकॉज दे आर शार्क्स, आज उनके रिस्पेक्टेड चेयर्स पे बैठे हुए हैं, सो आई ऑल्सो रिस्पेक्टेड दैम। आपने देखा होगा आई हैव नॉट काउंटेड एनीथिंग, आई सेड ओके फाइन फिनिश, बिकॉज आई डोंट आर्ग्यू, बिकॉज आई रिस्पेक्टेड देन। वैसे बड़े एंड इससे शार्क है तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डेफिनेटली देनी चाहिए। एग्जैक्टली, और बात आपकी बिल्कुल सही कि गलती अगर हो भी गई ठीक है, हो जाती है, इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे। बट आप सोशल मीडिया पे क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहे हो, आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिली हुई है, राइट? तो उसको आपको फिर उसका रोल भी उस हिसाब से निभाना चाहिए। अगर कुछ गलती हुई है तो, क्योंकि ब्रांड आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होता है ना, इसीलिए इतना बड़ा शो है, तो आई थिंक वो होना चाहिए, और आई होप वो आगे मतलब हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट उनको ये चीज़ पता है, हमने काफ़ी क्लैरिफिकेशन भी डाले थे, रील्स डाली थी हमारी, और काफ़ी लोग ने अनुपम शार्क्स को टैग भी किया हुआ है, और वो देखा है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ आया नहीं है उनके साइड से, आता तो काफ़ी खुशी होती। चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, अल्टीमेटली यही एंटरप्रेन्योरशिप है हमारी। होते रहना है, ये तो सब क्रिटिसिज्म होते रहेगा। यही है कि चैलेंज आते रहेंगे, हमें सॉल्व करते रहने हैं, राइट? अच्छा, लास्ट में मेरा ये था कि जब नमिता ने आपको ऑफर दिया तो आप शायद से एक्सेप्ट करने का सोच रहे थे, बट किया नहीं आपने, तो उसके पीछे अगर कुछ हम। जी हाँ, मैंने वेरी क्लियरली वहाँ पे बोला गया था कि मेरी जो आस्क है वो सिर्फ ब्रांड के ऊपर है। ओके, यहाँ पे मैं मशीनरी या मेरी फैक्ट्री पे मैं फंडिंग लेने नहीं आया हूँ। बिल्कुल। ओके, और जहाँ मैं पूछा गया था कि आपकी लाइन कितने की है, तो मैंने बोला 15-16 करोड़ की लाइन है, बराबर है ना। वो 15-16 करोड़ की लाइन पे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनती है, आगे किचन इक्विपमेंट है जो मेरा 1.5 से 2 करोड़ रुपये का सिर्फ किचन इक्विपमेंट सेटअप है, 15-16 करोड़ की बेकिंग लाइन है, उसके बाद फ्रूट फीडिंग सिस्टम आती है, वो अगेन 1.5 से 2 करोड़ की है। उसके बाद पैकेजिंग मशीन्स आते हैं, जो 3 मेरे मशीन्स है, उसमें एक मशीन मेरा 90 लाख के आसपास है, तो 1.5 करोड़ का वो है। प्लस यूटिलिटीज़ होती है, 60,000 स्क्वायर फीट का पूरा मेरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, 4.5 एकड़ की ज़मीन है, तो इन्वेस्टमेंट मेरा 35-40 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो 35-40 करोड़ की फैक्ट्री मैं 10 करोड़ में कैसे दे? वो नहीं दे सकता मैं, ऑफकोर्स नॉट दे सकता। ओके, शायद उन्होंने ब्रांड में दिया होता तो एंट्री पॉइंट के लिए मैं हाँ बोल देता, बिकॉज मैंने तब बोला था कि मेरे को मेंटरशिप चाहिए, सेकंड मार्केटिंग चाहिए, और थर्ड इज़ मनी फॉर मी। ओके, अभी मैं पैसा समझो कि मेरे दूसरे बिजनेस में मैं उसको क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा हूँ, सो पैसा वॉज सेकेंडरी, थर्ड फॉर मी। मेरे को फर्स्ट थी मेंटरशिप, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप एक बिजनेस में सक्सेसफुल हो तो दूसरे में आप रहोगे ही, राइट? एज आई टोल्ड, FMCG इज टोटली अनट्रैवल्ड पाथ फॉर मी। अब 4 साल हो गए, अब मैं धंधे को सिखा रहा है, तो अभी सीख रहा है, वो सीख गया ऑलमोस्ट, तो चला रहा हूँ। तो ये मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये क्वेश्चंस आएगा, दूसरे क्वेश्चन सोचे थे, बट ये पूरा क्या होगा कि पूरे दूसरे बिजनेस पे ही चले गए। ओके,
आप देखो मेरा एपिसोड तो बराबर टेस्टिंग सेशन भी नहीं हुआ है, तो वो पूरा जैसे आई वांटेड एपिसोड टू गो ऐसा नहीं हुआ, तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। कोई नहीं, बट आप स्टिल आज भी थ्राइव कर रहे हो, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी नंबर्स की बात भी करेंगे, उससे पहले बात करेंगे कि जब आप शो आप कर गए तो इफेक्ट क्या हुआ बिजनेस पे आप? जैसे मेरा शो एयर हुआ था तो हमको शार्क टैंक से एक एक्सेल शीट आती है, राइट, हमको डेटा देना पड़ता है कि शार्क टैंक एयर होने के बाद आपका आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 7 दिन का हमको देना था उसको, कि कितने व्यूज़ आए आपको अपने वेबसाइट पे, लोग कितने आ रहे हैं, ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है, आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, आपका सेल्स कितना बढ़ रहा है, वो नंबर्स देने होते हैं। तो वी आर फॉलोइंग दिस थिंग, ओके, 7 days. यू वोंट बिलीव आवर सेल्स ग्रू 11x। ये कंसिस्टेंट 2 से 3 हफ्ता हमारा कंटिन्यूज रहा, और एवरीवेयर ऑनलाइन में ज़्यादा बढ़ता है, ऑफलाइन में नहीं बढ़ता तुरंत, बिकॉज आज शार्क टैंक में कोई बंदा पिच देखता है, तुरंत वो वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन में जाके वो एक बार बोलते हैं चलिए ट्राई तो करना ही है। तो लोगों ने ट्राई किया हुआ है, पीपल आर लव्ड इट, ओके। इफेक्ट ऑफलाइन की इफेक्ट थोड़े दिनों के बाद आती है, ऑफटेक दोनों साइड बढ़ता ही है। अच्छा, अब नंबर्स की बात कर लेते हैं कि आपने जब लॉन्च करा, मतलब ईयर ऑन ईयर क्या क्या नंबर्स हैं, अगर आप बता सकें तो। जैसे मैंने बताया था, शार्क टैंक पे बताया गया था कि मैंने जो लॉन्च किया वो कोविड के 2 महीने पहले ही लॉन्च किया। तो जनवरी में दिसंबर में हमने कमर्शियल ट्रायल किया, और हमारी ब्रांड लॉन्च की थी इरफान पठान, पार्थिव पटेल और मंदिरा बेदी ने लॉन्च किया था अहमदाबाद में। और जनवरी से हमने जस्ट अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, और मार्च में लॉकडाउन आया, तो इट वाज वेरी इनिशियल फेज। तो मार्च एंडिंग होता है तो वो तो कुछ नंबर्स नहीं आते, 10-12 लाख का कुछ धंधा हुआ था 2-3 महीनों में। फिर आप उसके आगे जाओ तो लॉकडाउन ओपन हुआ फर्स्ट वाला, फिर वापस सेकंड आया जनवरी में शायद, तो 2 अप एंड डाउन हुए। फिर भी उस साल में हमने करीबन 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का टर्नओवर किया। और ये अभी हम मतलब मेजोरिटी इसमें ऑफलाइन ही था हमारा, है ना? ऑफलाइन ही था ज़्यादा, ऑनलाइन पे था पर कम था। और सेकेंड थिंग, वी हैड ओनली 1 प्रोडक्ट एट ग्रेनोला। एक प्रोडक्ट से 4 SKUs के हम मार्केट में गए थे, ओके। फिर भी हमने 2.25-2.5 करोड़ का पहले साल में किया। फिर उसके बाद हमें करीबन दूसरे साल में हमने 3 करोड़ के आसपास किया। फिर हमने कुछ 4.5 का किया, और इस साल हमने मार्च में हमने करीबन 9-9.5 करोड़ में क्लोज़ किया। जब हमने शार्क टैंक पे मैंने बोला कि 8-8.5 करोड़ का हम क्लोज़ करेंगे, हमने वी सरपास दैट नंबर। और आज के दिन पे हम जब बैठ रहे हैं 3 महीने में, वी ऑलरेडी डन 4 करोड़ टुडे, ओके, जहाँ पे एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है। सो या वी आर ग्रोइंग डेफिनेटली। अब बात कर लेते हैं कि बाद में जब आपने एक लिंक्डइन पोस्ट डाली थी, राइट, तो उसके बारे में मतलब क्या हुआ था? शो के साथ क्या हो गया था कि फिर वो लिंक्डइन पोस्ट हमें डालनी पड़ी? तो थोड़ा सा अगर ऑडियंस समझ पाए कि वो मतलब जो इशू हुआ वो हुआ क्या। तो देखो, आप पिछले 10-12 दिन में आप देखोगे तो लॉट ऑफ माई पोस्ट और माई हेडलाइंस आर कमिंग ऑन मीडिया, ओके। और हुआ ये था कि 9 अप्रैल को होता क्या है कि आप फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न, थर्ड सीज़न देखोगे तो ऑल द शार्क टैंक पिक्चर्स अपना एपिसोड का क्लिप यूज़ करते थे फॉर अ मार्केटिंग पर्पस। सोशल मीडिया में डालते हैं या कहाँ मार्केटिंग के लिए डालते हैं, सब ने यूज़ किया हुआ है। कोई भी एक भी बंदा नहीं है या एक भी ब्रांड नहीं है जिसने किया, इंक्लूडिंग शार्क्स भी, ओके। आई विल नॉट से दैट नहीं किया हुआ, सब ने किया हुआ है। नाउ 9 अप्रैल को सडनली हर एक शार्क टैंक ब्रांड का कंटेंट निकाला गया हुआ है फ्रॉम इंस्टाग्राम और फेसबुक से। जब शार्क टैंक का शो आने वाला था 10-15 दिन, हर रोज़ 3 से 4 फ़ोन, ये करो, वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट दो, फटाफट ये भेजो। जिस दिन शार्क टैंक का शूट ख़त्म हो गया, उसके बाद हमको जो भी क्वेरी होती, काम होता है, नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्स। तो सिंपल, जैसे आप बोलो सिंपल सॉल्यूशन है, बट व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट, अब वही समझ नहीं आ रहा, बस वही चीज़ है। तो आई होप जब आप बताने से मीडिया कर रही है, आई होप वो कवर करते रहे और शायद से उन तक बात जाए, तब जाके कुछ शायद से उन्हें लगे कि हाँ यार कर लेना चाहिए, वरना नाम खराब हो रहा है शो का। तो आई होप ऐसा हो और मतलब चीज़ें और रिजॉल्व हो जल्दी हो और आप लोग मतलब फिर से D2C कर पाओ ढंग से, राइट। सो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके फाटिक भाई, थैंक यू सो मच। अगर आप यंग ऑडियंस को कुछ कहना चाहो कंक्लूडिंग वर्ड्स तो आप कह सकते हो। सी, मैं जहाँ भी जाता हूँ, यंग ऑन्टरप्रेन्योर को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव एन आइडिया, if you know that it's gonna work, don't share it with the fools. Just work on it, execute correctly,
and keep patience. Patience is the key. So that's all. That's my message to the young entrepreneurs. That's it. दैट्स ऑल्सो व्हाट आई बिलीव कि पेशेंस होना चाहिए. सो बहुत ही अच्छा मैसेज लगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much.